Hello everyone. In this session we are going to start from the question number 6. Why 6? क्योंकि एक क्लास हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे हैं। पहले आप उसको देखिए, उसके बाद आप यहाँ पर जंप कीजिए। ठीक है, ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे क्वेश्चंस होंगे आपके जो आई बिलीव कि क्लियर होंगे यहाँ पर। और काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि जो भी हम शुरू से फोकस करते हैं कि पी वाई क्यू क्यों पी वाई क्यू ज़रूरी हैं और कैसे आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं उसमें उसकी ज़रूरत पड़ती है या कैसे वो रिलेवेंट हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने यहाँ से किया था शुरू, बोइस्टर्स वगैरह देखा था। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस किए थे हमने एंड क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। बट देखिए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं, हमारा जो आंसर था, हमारा आंसर क्या था सर? हेडोनिज्म की बात की थी हम, प्लेजर इज़ एवरीथिंग इन लाइफ। ठीक है, जो पर्सन सोचता है कि प्लेजर ही सब कुछ है ज़िंदगी में, उसका हमसे पूछा था एंटोनिम, यानी कि एसेटिसिज्म। ठीक है, एसेटिसिज्म। तो इसका मतलब हमने बोला था सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं या अवॉइडेंस ऑफ प्लेजर की बात कर रहे होते हैं आप, तपस्या की, सेल्फ डिनाइल की। ठीक है, आप ये देखिए, ये जो सेम क्वेश्चन है, पहली चीज़ तो कुछ बच्चों का मैंने एक दो कमेंट देखे, वहाँ पर था सर पी वाई क्यू कराइए। जनाब ये पी वाई क्यू ही है, यहाँ जो हम कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। ये आपका AMU BALLB 2025 का ही क्वेश्चन पेपर है जनाब ये। ठीक है, ये अलग नहीं है, अलग से क्वेश्चन नहीं है, ये पी वाई क्यू के ही क्वेश्चन हैं। ये हमसे क्वेश्चन पूछा था, एज इट इज़ सेम क्वेश्चन आपके 2017 में आया था। ये AMU BLLB का ऑफिशियल पेपर है, उसमें यही क्वेश्चन था जो हमारे ऑप्शन में है यहाँ पे। ठीक है, क्या पूछा है यहाँ पे? अ पर्सन हु रिनाउंसेस, रिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, द वर्ल्ड एंड प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन इन रोडर टू अटेन साल्वेशन। क्या मतलब हुआ इसका? वही चीज़ जो हमने बात की थी कि कोई पर्सन जो है वो क्या कर देता है, जो प्लेजर है उसको त्याग देता है, एंड सेल्फ डिसिप्लिन की हम बात करते हैं। एज इट इज़ 2017 में है। तो अगर आपने केयरफुली किया होता तो आपको नहीं लगता अगर इस क्वेश्चन को आप जिस जिस टाइम पर आप करेंगे तो एक आंसर आपका यहाँ से बढ़ जाता, सेम क्वेश्चन ये वाला सही हो सकता था, नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली। एज इट इज़ तो बनाकर नहीं देगा, क्योंकि यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम। आप लोग बोर्ड की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं कि जो आपके सिलेबस में जो क्वेश्चंस होंगे एज इट इज़ वो कॉपी पेस्ट होंगे, ऐसा तो होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से यही चीज़ हमें सीखने की होती है कि अब ये क्वेश्चन था 2025 में, ये सेम एज इट इज़ आपका ऑप्शन बना कर दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर एज इट इज़ क्वेश्चन में पूछा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी स्केप्टिक, आई एम सॉरी, यहाँ पे टिक कर दिया मैंने, एसेटिक। ठीक है, ये हो जाएगा एसेटिक। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट है। यहाँ पर एसेटिसिज्म बोला था। ठीक, ये डिफरेंस था दोनों में। ये वर्ड जो हम बात कर रहे थे और ये वर्ड दोनों सेम ही हैं, सिमिलरली ये वर्ड और ये वर्ड सेम ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके साथ ही साथ हमने ये क्वेश्चन नंबर 5 किया था, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये बात है 2013 की, कल हमने यहाँ तक किया था। ठीक है, अगर आपने मेरी बातों पर गौर किया हो तो मैंने हिपोक्रिटिकल कराया था, हिपोक्रिटिकल से मैंने हिपोक्रेट बताया था। हिपोक्रेट का मतलब मैंने कहा था कि कोई इंसान जो प्रिटेंडर है, जो ढोंगी है, हिंदी में बोलते, कहता कुछ है लेकिन करता कुछ है। सेम आपसे ये 2013 में AMU BLLB की ही बात है। यहाँ से ये क्या पूछा आपसे, यहाँ पर इसका ईडियम पूछा। ठीक है, बी अवेयर ऑफ डैट वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। ये एक ईडियम होता है, अ वॉल्फ, यहाँ पर होता है अ वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। इसका मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज हिपोक्रेट। ठीक है, जो हमने हिपोक्रेट की बात की थी, ये ईडियम है आपकी। ईडियम क्या है? अ वॉल्फ, अ वॉल्फ इन, अ वॉल्फ इन शीप्स क्लॉथिंग। ठीक है, ये ईडियम है और इसका मतलब होता है एक इंसान जो कहता कुछ है और करता कुछ है। ठीक है, जो इंसान क्या है, वो इंसान हिपोक्रेट है। ये बात थी 2013 की। सेम आपका 2013 के बाद में आपसे 2025 में ये एज ए हिपोक्रेटिकल ऑप्शन बना कर दिया। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आप बात करें तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पहले 2013 में पूछा। ठीक है, उसके बाद 2024 में सेम क्वेश्चन है। आप देखिए कुछ भी चेंज नहीं किया है इन्होंने, 2024 की बात है ये। अगर आपने यहाँ से पढ़ा होता तो ये सेम क्वेश्चन एज इट इज़ आप 2024 में लास्ट ईयर करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, यहाँ पर भी वही बात है, अ वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। तो क्या आंसर हो जाएगा सर? हिपोक्रेट। यही सेम 2013 में था। ठीक है, इसी के साथ साथ फिर आपसे कब पूछा? 2025 में पूछ लिया यही चीज़ ऑप्शन में बनाकर। और एक चीज़ और यहाँ से, और वो क्या है सर? वो ये है कि हमारा कल हमने बात की थी टॉर्चर्स।
ठीक है, टॉर्चस की। टॉर्चस मतलब ये जिगजैग, या मुझे कहना चाहिए कोई भी जिसमें बहुत सारे कर्व्स हैं उस पाथ को हम टॉर्चस बोलते हैं। इसका हमने उल्टा देखना था जो कि स्ट्रेट होता है। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया, 2022 की बात है ये, AMU BLLB 2022 की बात है, जहाँ पर आपसे पूछा था फाइंड आउट ऑफ द एंटोनिम्स फॉर स्ट्रेट। स्ट्रेट यानी कि कोई चीज़ सीधी है, ठीक है, इसका हमें एंटोनिम। भाई ये क्या है, अगर मैंने ये लाइन बनाई है सो दिस इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, ठीक है, ये हो जाएगी स्ट्रेट लाइन। फिर स्ट्रेट का उल्टा क्या हो जाएगा सर, स्ट्रेट का उल्टा होता है जिगजैग। सो इसका आंसर होना चाहिए, इट शुड बी जिगजैग। जिगजैग क्या होती है सर, ये जिगजैग 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 जिगजैग, ठीक है, इस टाइप की आपने कोई लाइन बना दी, सो दिस वुड बी जिगजैग, इसको हम लोग बोलते हैं जिगजैग, ये हो जाएगी जिगजैग। सो ये आंसर था। तो अगर आपने 2022 वाली क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ा होता विद ऑप्शंस के साथ में, तो आप ये वाला क्वेश्चन सही कर सकते थे यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेट का क्या मतलब होता है। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम में हम बोलते हैं कि PYQ की क्यों इंपॉर्टेंस है। आप कितनी ही किताबें पढ़ लीजिए सर, आप चाहे वही जो मैंने कल बात कही थी आप लोगों से लास्ट क्लास में, चाहे आप SP बख्शी पढ़िए, चाहे आप लिंक टू पैरामाउंट पढ़िए, चाहे आप ब्लैक बुक पढ़िए, चाहे आप एक बुक होती है वर्ड पावर मेड इजी पढ़िए, चाहे दुनिया की कोई सी किताबें लगा लीजिए, कितने ही टीचर से पढ़ लीजिए, जो चीज़ आपकी PYQ सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, इसके लिए भी अभी आप 12th में होंगे, हो सकता है आप 1 ईयर ड्रॉपर होंगे, इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी, टीचर्स की, मेंटोर की। बहुत अच्छे आपके पास में मेंटोर होने चाहिए। कहीं भी आप तैयारी कर रहे हो आप देखिए कि वो मेंटोर आपके दिमाग को खोलते हैं या नहीं खोलते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, आपके पास एक अच्छी गाइडेंस होनी चाहिए, गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन एक गाइडेंस लेकर चलिए, थोड़ा सा चीज़ों को देखिए कि मार्केट में क्या चलता है या फिर क्या चीज़ें हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि रिसोर्सेज को वेस्ट करके, टाइम वेस्ट करके अगर आपने सिलेक्शन लिया तो क्या लिया, है ना। एक तरफ है कोई पर्सन जो कि फ्रेशर होकर सिलेक्शन ले लेता है, दूसरी तरफ एक इंसान है जो 2-3 साल ड्रॉप करने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं होता। स्पेशली इंटरनल्स में ज़्यादा है कि 2-3 साल ड्रॉप करते हैं फिर कहते हैं कि नहीं बहुत टफ़ है, जबकि टफ़ नहीं है। आपको कितने मार्क्स लाने हैं मेन कैंपस के लिए, 55 मार्क्स अगर एज एन इंटरनल होकर आपके हैं तो आप सिक्योर्ड जोन में हैं, आपको मेन कैंपस मिल जाएगा। वही अगर आप एक्सटर्नल हैं तो आपको 65 लेकर आनी है, आपको मेन कैंपस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें देखनी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटोनिम। हमसे बात की जा रही है कि भाई यहाँ पर आपको बताना है कौन सा इसमें से एंटोनिम नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे, अगर हमसे कोई पर्सन ये कह रहा है कि विच इज़ नॉट एन एंटोनिम, इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, एंटोनिम नहीं है कौन सा। सर ये इनडायरेक्टली हमसे सिनोनिम पूछ रहे हैं, यही तो बात है ना। अगर कोई पर्सन आपसे कह रहा है कि विच इज़ नॉट एन एंटोनिम, डेट मीन्स ये आपसे सिनोनिम पूछ रहे हैं, सिनोनिम। बस इस बार पूछने का तरीका डिफरेंट था। सो फर्स्ट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ डिटरेंट। डिटरेंट का मतलब क्या होता है, डिटरेंट का मतलब होता है जनाब जो कि चीज़ डिस्करेज करती है, डिस्करेज, COURAGE, डिस्करेज। और प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना किसी चीज़ को, प्रिवेंट्स एन एक्शन, किसी भी एक्शन को क्या करना, उसमें थोड़ा सा खलल डालना या उसको रोक देना, पूरी तरह से रोक देना, प्रिवेंट एन एक्शन, डिस्करेज और प्रिवेंट एन एक्शन, ओवरऑल रोकने की बात कर रहे हैं डिटेरेंट का, ये मतलब होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हमें इसका आंसर सिनोनिम बताना है तो इसका सिनोनिम हो जाएगा डिस इंसेंटिव। डिस इंसेंटिव हैज़ द सेम मीनिंग एज डिटरेंट। ठीक है, सो ये जो है डिस इंसेंटिव इसका सिनोनिम हो जाएगा, मतलब इसके पास भी सेम मतलब होता है जो कि आपका डिटरेंट का मीनिंग है यहाँ पे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फिलहाल के लिए, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ये चीज़ तो हुई जो आपका आंसर में है, लेकिन हमें देखना है कैटलिस्ट, असिस्टेंस, हिंड्रेंस, ये क्या चीज़ें हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग, इनको देखते हैं ऑप्शंस को, बाई ऑप्शंस चलते हैं। ये और ये दोनों सिनोनिम होते हैं, यहाँ पर आप लिख लेना, इसके ही नीचे यहाँ पर लिखना डिटरेंट, डिसइंसेंटिव, इनका मतलब होता है डिस्करेज और प्रिवेंट एन एक्शन। अब बात आती है कैटलिस्ट की, व्हाट डज इट मीन, कैटलिस्ट का क्या मतलब हुआ। सर कैटलिस्ट का मतलब होता है जो चीज़ एक्सलरेट करती है, एक्सलरेट, ठीक है, एक्सलरेट एन एक्शन, किसी चीज़ को बढ़ा देना, एकदम से उसको तेज़ी ला देना, एक्सलरेट एन एक्शन। जब आप गाड़ी चला रही होती है तो आप क्या करते हैं, एक्सलरेट करते हैं, जिससे आपकी गाड़ी की गति, जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। सो कैटलिस्ट वही चीज़ है, अगर कोई रिएक्शन हो रही है, स्पेशली केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो लोग साइंस से हैं वो इसको
रिलेट कर सकते हैं कि जो भी केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन हो रही है, अगर आपने उसको कैटलिस्ट डाल दिया तो कैटलिस्ट क्या करता है, उस रिएक्शन को तेज़ी, ठीक है, उसको एक्सेलरेट कर देता है, तेज़ी का काम करता है कैटलिस्ट। वो चीज़ होती है जो चीज़ यहाँ आप रोकने की बात कर रहे थे, यहाँ आप बढ़ा रहे हैं किसी चीज़ को, इसका मतलब ये तो सर इसका एंटोनिम हुआ, ये हो नहीं सकता था। तो हम जो बात कर रहे थे वहाँ पर सिनोनिम भी होता है, एंटोनिम भी। ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये एंटोनिम हो जाएगा। असिस्टेंस का क्या मतलब होता है सर? असिस्टेंस मिलकर बनी है, असिस्ट वर्ब होती है, असिस्ट। सर असिस्ट का मतलब क्या होता है? असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है। आप इसको क्या बोलेंगे? हेल्प करना। हेल्प को ही असिस्ट बोलते हैं या फिर एड भी बोलते हैं। एड का मतलब भी हेल्प करना ही होता है। असिस्ट से ही असिस्टेंस बना है। असिस्टेंस क्या हो जाएगा? एज ए नाउन। तो इसका भी मतलब ये हुआ, क्या हो जाएगा? इट मीन्स हेल्प, यानी कि मदद और सपोर्ट, ये एज ए नाउन यूज़ कर रहे हैं। हेल्प और सपोर्ट इज कॉल्ड असिस्टेंस। हिंड्रेंस, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे? आइए शुरू करते हैं हम लोग। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का ही एक सिनोनिम होता है, ठीक है। इसका ही भाई है इम्पेडिमेंट, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी है। हिंड्रेंस कहिए आप, इम्पेडिमेंट कहिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। इम्पेडिमेंट है, ठीक है। इन दोनों का क्या मतलब हुआ? ये होते हैं जो कि यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, जो क्या करते हैं, क्रिएट्स इम्पेडिमेंट या फिर हिंड्रेंस क्रिएट्स डिफ़िकल्टी, क्रिएट्स डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी और डिले, ठीक है। किसी भी चीज़ में क्या कर देना, डिफ़िकल्टी यानी कि परेशानी डालना या फिर डिले कर देना किसी चीज़ को। हिंदी वाले बहुत प्यारी चीज़, बहुत प्यारी तरह से इसको समझ सकते हैं। कैसे? किसी चीज़ में बाधा डालना, ठीक है ना, बाधा आ जाना, ऑब्स्टेकल आ जाना, ऑब्स्टेकल आ जाना, बाधा आ जाना, इसके सब सिनोनिम होते हैं हिंड्रेंस एंड इम्पेडिमेंट के। अगर अभी भी समझ नहीं आया हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, वी कैन से पुअर इंटरनेट, जो ख़राब इंटरनेट होता है, इंटरनेट, पुअर इंटरनेट इज़ अ हिंड्रेंस, इज़ अ हिंड्रेंस, ठीक है, इज़ अ हिंड्रेंस टू ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग। ये हो जाएगा आपका मतलब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल कि जो ख़राब इंटरनेट होता है वो क्या कर देता है, थोड़ा सी बाधा डाल देता है हमारी ऑनलाइन लर्निंग में, पढ़ाई में, ठीक। इसको मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, आगे बताता हूँ इसको क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, अब यहाँ से आपको कुछ समझ में आएगा। सो आप हिंड्रेंस कहिए या इम्पेडिमेंट, इनका मतलब होता है ऑब्स्टेकल आ जाना, बाधा आ जाना, कोई भी एक्शन हो रहा है उसमें अड़चन आ जाना, तो ये इनका सबका मतलब हो जाएगा, ठीक है। डिटरेंट हमने देख लिया, वो चीज़ है ऊपर, डिटरेंट। अच्छा, डिटरेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, बिल्कुल प्रिवेंट कर देना एक्शन को किसी भी। जैसे हम कह सकते हैं स्ट्रिक्ट लॉज एक्ट एज अ डिटरेंट टू क्राइम, ठीक है, एक्ट एज अ डिटरेंट टू क्राइम, तो ये चीज़ हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस चीज़ की हम बात कर रहे थे। हाँ, एक चीज़ और, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एंड डैट इज़, देखिए हिंड्रेंस और जो डिटरेंस है ना, इसमें डिफरेंस बता देता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, शायद आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए एक चीज़ बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे, यहाँ करते हैं हम लोग। देखिए, एक हमने पढ़ा हिंड्रेंस, सॉरी, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक हमने पढ़ा डिटरेंट जो हमारे क्वेश्चन में था, ठीक है, डिटरेंट या डिसइंसेंटिव, यही तो था ना, डिसइंसेंटिव। इन दोनों का ही मतलब क्या होता है सर? इन दोनों का मतलब होता है सेम, डिसइंसेंटिव या डिटरेंट। इनका मतलब किसी भी जो कोई भी एक्शन है उसको क्या कर देना, स्टॉप्स, स्टॉप्स एन एक्शन, किसी एक्शन को क्या कर देना, बिल्कुल रोक देना। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ वी टॉक अबाउट हिंड्रेंस, हिंड्रेंस, हिंड्रेंस क्या है? एज ए नाउन है जो कि हिंडर वर्ब होती है। ये जो हिंडर है यहाँ पर एक वर्ब हो जाएगी। सर इसका क्या मतलब होता है हिंड्रेंस का? हिंड्रेंस का मतलब होता है किसी प्रोसेस को क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप, स्लो कर रहे हैं, ठीक है। स्लोस प्रोग्रेस, किसी भी प्रोग्रेस को क्या कर देती है हिंड्रेंस, बाधा डालकर उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर देती है, तो ये हो जाएगा स्लोस प्रोग्रेस। आप गौर कीजिए, यहाँ पर आपने बिल्कुल रोक दिया, यहाँ पर आपने स्लो किया है प्रोसेस को, ये डिफरेंस है दोनों का अगर हम बात करें तो। सो इसीलिए जो पुअर इंटरनेट क्वालिटी होती, पुअर इंटरनेट जो है वो क्या करता है, एज ए हिंड्रेंस का काम करता है। अब क्या चीज़ है, यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आएगी कि जो डिटरेंट या डिसइंसेंटिव है, इनके साथ जो फिक्स प्रपोजिशन के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, टू आती है। सिमिलरली हिंड्रेंस के साथ भी क्या आती है, टू आती है, जो फिक्स प्रपोजिशन होती है।
जो कि हमने यहाँ पर किया। अगर आप गौर करें तो फिक्स प्रोपोजिशन टू हमने यूज़ की है यहाँ पे हिंड्रेंस के बाद। क्यों इन पर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं इतना? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2024 का ये क्वेश्चन है आपका, देखिए ठीक है, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा आपसे क्या कि द हाई प्राइस इज़ अ मेजर हिंड्रेंस पोटेंशियल बायर्स। तो हिंड्रेंस है यानी कि जो जब प्राइस आप किसी चीज़ का बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगी, बाधा आ जाएगी, अड़चन आ जाएगी किस चीज़ में, कि आप लोग जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा ना, प्राइस बढ़ेंगे तो जो डिमांड है वो कम हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आप किसी चीज़ की क्या करते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं, वैसे ही डिमांड कम हो जाती है। वही चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सर, जब जो करेक्ट आंसर है डैट शुड बी टू, हिंड्रेंस टू। यही बात की थी हमने पीछे भी, हिंड्रेंस टू। ठीक है, आ रही है बात समझ में, हिंड्रेंस टू, यहाँ पर भी हिंड्रेंस टू एंड यहाँ पर भी हिंड्रेंस टू। ठीक है, सो डिटरेंट टू, ये चीज़ है। अब हम फिर वही बात जो पीवाईक्यू की हम बात कर रहे थे, अगर आप लास्ट ईयर के 2024 के क्वेश्चन पेपर को अगर आप सही मतलब इसको पढ़ते अच्छे से, तो जाहिर सी बात है हिंड्रेंस का आपको मतलब पढ़ने के लिए मिलता। समझ पा रहे हैं, इसका भी मीनिंग पढ़ने के लिए मिलता आपको, जिसकी वजह से आप इस वाले क्वेश्चन को कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकते थे ऑप्शंस को। ये चीज़ होती है, कोई बात नहीं है, समझाने के लिए हम हैं। सेम पेपर है आपका 2024 का। 2024 में यहाँ पर एज ए ऑप्शन बनाकर हिंडर दिया गया था। ठीक, हिंडर एज ए वर्ब हो जाएगी, जो हमने बात की पीछे। देखिए यहाँ पे हमने क्या कहा था कि हिंडर यहाँ से जो है ये वर्ब होती है, और जो हिंड्रेंस है वो एज ए नाउन होता है। हिंड्रेंस के बाद भी टू लगाते हैं, हिंडर के बाद भी हम टू लगा देंगे। ये चीज़ हुई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शायद मुझे लगता है अब आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि पीवाईक्यू की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है सर? इनक्विजिशन की बात की जा रही है। इनक्विजिशन, व्हाट डज इट मीन? इनक्विजिशन क्या होता है सर? इनक्विजिशन मीन्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंक्वायरी। इनक्विजिशन मीन्स इंक्वायरी, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन, इंक्विजिशन का मतलब होता है इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना, हिंदी में कहते हैं जांच पड़ताल करना। अक्सर हार्श तरीके से, जो मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना, कि किसी एजेंट को पकड़ लिया जाता है तो उससे जो इंक्वायरी की जाती है, वहाँ इंटेरोगेशन नहीं, वहाँ इंक्विजिशन होती है। थोड़ा सा पेन देकर, कठिनाई देकर जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं स्ट्रिक्टली आप। सो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होना चाहिए? पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं, लॉन्ग स्पीच ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ एक ही आंसर है, एंड डैट इज़, एक ही ऑप्शन है यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है, डैट इज़ सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट हियर, थ्रू इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इंक्वायरी का मतलब और इंक्विजिशन ऑलमोस्ट सेम ही होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी जनाब। सो अभी जो है थोड़ा सा प्रमोशन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जिस कोचिंग से एसोसिएटेड हैं तो मुझे लगता है प्रमोशन करना चाहिए। चलिए प्रमोशन करते हैं यहाँ पर, एंड डैट इज़ देखिए जनाब, आप लोग के पेपर है 26 अप्रैल को, आप लोगों का पेपर है। ठीक है, 26 अप्रैल को आप लोगों का पेपर है, और 3 मंथ्स आज से बचे हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने 1 दिन बचा है। सो 3 मंथ्स ही हैं, क्योंकि हम जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं डैट इज़ ऑन 25 जैन। ठीक, अच्छा, अली फाउंडेशन जो है, आप अगर नहीं जानते हैं तो पिछले 4 साल से हम लोग अपने बैच को मतलब कंटिन्यू करते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्शन लेकर गए हैं। एंड यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियोस को अपलोड करने का, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट है और हमारी भी पढ़ाई रहती है। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, बट जितना हो सकता है हम पीवाईक्यू को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब देखिए, आप लोग जो है हो सकता है अभी खुद से तैयारी कर रहे हों, किसी कोचिंग से एसोसिएटेड हों, कुछ भी हो सकता है, या अभी आपकी तैयारी नहीं हुई। आई विल रिकमेंड कि आप जो है हमारा जो मॉक टेस्ट हैं, इनको आप एक बार ज़रूर कॉल करके इंक्वायरी कीजिए यहाँ पर मॉक टेस्ट के लिए। आपका जो पहला मॉक टेस्ट है वो हमारा फ़ैब में होने वाला है। ठीक है, 1 फ़ैब को आपका पहला मॉक टेस्ट होगा। दोनों मोड हैं आपके पास में। आपके पास मोड जो है वो ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। अगर आप अलीगढ़ में नहीं रहते हैं, अगर आप कहीं दूर रहते हैं, कोई मसला नहीं है, आप ऑनलाइन अटैम्प्ट कर सकते हैं मॉक टेस्ट को। अगर आप अलीगढ़ में रहते हैं, कोई मसला नहीं है, आप ऑफलाइन अटैम्प्ट कर सकते हैं। स्पेशली संडे में होता है, 2 से 4 होगा, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी आप लोगों को, आराम से। जो लोग एएमयू से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपका जो टेस्ट है वो हम लोग संडे में कराते हैं। अच्छा, फ़िलहाल के लिए सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट कराएंगे हम लोग 1 फ़ैब में, बाकी तो 3 मंथ्स हैं तो लास्ट में कराएंगे। उससे आपको अभी आइडिया लगेगा कि अभी कहाँ पर अभी लाई करते हैं आप लोग, कितनी आप लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है।
ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी पढ़ना शुरू भी नहीं किया है, मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार आपको ये वाला मॉक टेस्ट ज़रूर देना चाहिए ताकि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है। मॉक टेस्ट से हम लोगों के साथ में ऐसा होता है कि हमें अपनी वीकनेसेस का पता लगता है, कौन कौन सी हमारी वीकनेसेस हैं, किन चीज़ों पे हमें वर्क करना है। ठीक है। सो ये चीज़ मैं कहूँगा कि इसको एक बार ज़रूर विजिट कीजिए एंड ट्राई कीजिए। बाकी आप लोग खुद से कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, अली फाउंडेशन की ये खास बात है कि हम लोग रिजल्ट कभी भी मॉक टेस्ट का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर नीचे मेंशन भी है, क्या लिखा है, AF डजंट पब्लिश सेलेक्शन रिजल्ट्स ऑफ मॉक टेस्ट सीरीज स्टूडेंट्स फॉर प्रमोशन पर्पस। ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन होता है, हम 4 साल हो चुके हैं ना, हमने आज तक यूज़ किया है कभी किसी का रिजल्ट, और ना ही हम करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है, इंटरनल पॉलिसी। ठीक है। आपका अगर सिलेक्शन होता है कोई मसला नहीं है, आप आराम से टेस्ट दीजिए। ना हमें आपसे आपका रोल नंबर चाहिए, ना हमें आपका एप्लीकेशन नंबर चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना मॉक टेस्ट यहाँ पर खुद को टेस्ट कीजिए और आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल के मॉक टेस्ट होते हैं। ठीक है। तो 8 मॉक टेस्ट रहेंगे, बाकी हो सकता है मैक्सिमम 10 भी करा दें, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एक बार आई विल रिकमेंड कि टेस्ट करके देखिए। जो 1 फ़ेब में होने वाला है ऑफलाइन होगा अलीगढ़ में ही, बाकी और भी ऑफलाइन होंगे। ट्राई करेंगे 5 मॉक टेस्ट ऑफलाइन होंगे, बाकी 3 मॉक टेस्ट ऑनलाइन। अगर हुआ तो सब के सब भी ऑफलाइन भी करा देंगे, ऑनलाइन तो होने ही हैं जो लोग अलीगढ़ से नहीं हैं। तो आपकी तैयारी है या नहीं है, मॉक टेस्ट ज़रूर लीजिए यहाँ से आप, ताकि आपको पता लग पाए कि कहाँ पे लाई करते हैं। मॉक टेस्ट सेम जो आपका पेपर आता है उसी पैटर्न पर होते हैं, सेम पैटर्न पर रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चंस तो मैं ही सेट करता हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कितने डीप अंडरस्टैंडिंग से उन क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सिनोनिम। ठीक है, ये भी वही बात है। हमसे कह रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा सिनोनिम नहीं है, नॉट अ सिनोनिम। तो क्या चीज़ पूछ रहे हैं सर यहाँ पे, सर ये एंटोनिम पूछ रहे हैं। अगर सिनोनिम नहीं है तो हमें बताना क्या है सर, हमें एंटोनिम बताना है। ठीक है। तो फिलहाल के लिए जब भी आप एग्जाम में बैठे होंगे यहाँ पर लिख लेना इस टाइप से कि पूछा क्या है आपसे, एंटोनिम पूछा है या सिनोनिम पूछा है। सोलेमन का हमें एंटोनिम बताना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। सोलेमन का क्या मतलब होता है सर, सोलेमन का मतलब होता है सीरियस, सिंसियर। ठीक है, सोलेमन का मतलब होता है सिंसियर, सीरियस और फॉर्मल इन मैनर, और फॉर्मल इन मैनर। कैसे, देखिए अक्सर आपने देखा होगा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जब भी भारत रत्न या जितने भी अवार्ड्स होते हैं, आपने यूट्यूब पर देखा होगा लाइव, वहाँ पर जो सेरेमनी चल रही होती है तो कितना फॉर्मल वाला या फिर वहाँ पर कितना ही सिंसियर वाला माहौल होता है, उसको ही हम लोग सोलेमन बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सीरियसनेस होती है, सिंसेरिटी होती है। चाहे पीएम हो, पीएम की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, सब लोग बहुत सिंसेरिटी के साथ बैठे होते हैं, बहुत ही सीरियस माहौल होता है वहाँ का, उसको ही हम लोग बोलते हैं सिंसियर, सीरियस और फॉर्मल इन मैनर इज कॉल्ड सोलेमन। ठीक है। आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। फर्स्ट, ट्रेडिशनल। व्हाट डज इट मीन, ट्रेडिशनल का क्या मतलब है। ट्रेडिशनल का मतलब आप समझ सकते हैं ट्रेडिशन से मिलकर बना होता है। अब ट्रेडिशन क्या होती है, कोई भी चीज़ जो बेस्ड ऑन हो, बेस्ड ऑन कस्टम्स, जो आपकी रीति रिवाजों पर बेस्ड हो, बेस्ड ऑन कस्टम, रीति रिवाज। कस्टम भी दो तरह के होते हैं, एक तो ये कस्टम है, एक और है, एक होता है कस्टम्स। ठीक है। अब सर ये कस्टम्स क्या है, ये बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। जब आप इसमें एस ऐड कर देते हैं तो ये शो करता है जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है जो कि एयरपोर्ट पर होता है ना, हमारी जो पुलिस है, कस्टम्स डिपार्टमेंट जो चेकिंग वगैरह करते हैं एयरपोर्ट पर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कस्टम्स। और ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पे बेस्ड ऑन कस्टम, यानी कि जो रीति रिवाजों पर बेस्ड हो। डिवोशनल, डिवोशनल से ही मिलकर बना होता है डिवाउट, डिवाउट इज़ अ वर्ब, उसका मतलब क्या है, उसी के साथ साथ पायस है। ये दोनों सिनोनिम होते हैं एक दूसरे के क्या हुए सर, आप बोलें इसको डिवोशनल, TIONAL डिवोशनल, या फिर पायस। ठीक है, ये दोनों ही शो करते हैं कौन, अ पर्सन हु इज़ वेरी रिलीजियस। कौन, जो इंसान बहुत ही ज़्यादा वेरी रिलीजियस है, रिलीजियस। ठीक है। सर पायस से ही मिलकर अगर इसकी बात करें तो यहाँ से एंटोनिम बन जाएगा, इट वुड बी इम्पायस, यानी कि जो इंसान रिलीजियस नहीं है, नॉट रिलीजियस। ठीक है, आप कह सकते हैं। चलिए, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक ही ऑप्शन बचा है एंड डैट इज़ फ्रिवलस। बिल्कुल सही बात है, यही हमारा आंसर है। फ्रिवलस के साथ साथ इसका एक सिनोनिम भी होता है जो कि फैचुअस। तो आप फैचुअस कहिए या फ्रिवलस कहिए, इन दोनों का मतलब क्या है, जो इंसान सिली है और नॉट सीरियस, सिली, सिली और हु इज़ नॉट सीरियस, नॉट सीरियस।
ठीक है, सिली और नॉट सीरियस। तो बस यही आंसर है हमारा, इसको हम लोग टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है, यही आंसर हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर हम सिंसेरिटी की बात कर रहे थे, सीरियसनेस की, फॉर्मल मैनर। यहाँ पर सिलीनेस की और नॉट सीरियसनेस की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एंडेमिक। ठीक है, ये 3 वर्ड होते हैं और इसके लिए मुझे एक स्लाइड लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग एक ऐड करते हैं एक स्लाइड को, जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। देयर आर 3 वर्ड्स, अक्सर हमें कन्फ्यूज़न होती है इन वर्ड्स में। एक तो यही है, एंड दैट इज़ एंडेमिक। ठीक है, एक तो ये हुआ एंडेमिक। इसी के साथ साथ हमें इसमें डिफरेंस देखना है, एक होता है एपिडेमिक, एपिडेमिक। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें एक और देखना है, एंड दैट इज़ पेंडेमिक, पेंडेमिक। अक्सर आपने सुना होगा ये एंडेमिक, जैसे इमिग्रेंट, माइग्रेंट, इमिग्रेंट, एमिग्रेंट होते हैं, ऐसे ही है एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। क्या मतलब है? पहले हम एंडेमिक का मतलब देखते हैं क्या होता है। एंडेमिक इज़ अ डिसीज़, यहाँ पे हम सब बीमारियों की ही बात कर रहे होते हैं। अ डिसीज़, एक बीमारी, अ डिसीज़ डैट इज़, जो क्या है, डैट इज़, जो पाई जाती है, डैट इज़ फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया में ही वो चीज़ क्या की जाती है, पर्टिकुलर एरिया या फिर पॉपुलेशन में ही एक डिसीज़, एक बीमारी पाई जाती है, उसको कहते हैं हम लोग, जनरल टर्म है, कॉमन टर्म है, एंडेमिक। ठीक है, जैसे क्या है, मलेरिया है, हम कह सकते हैं मलेरिया, मलेरिया क्या है, मलेरिया इज एंडेमिक, मलेरिया इज एंडेमिक इन सम पार्ट, कुछ पार्ट्स में, इन सम पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है, एक रीजनल बीमारी है या फिर एक पॉपुलेशन में पाई जाती है, डैट इज कॉल्ड एंडेमिक। अब बात आती है एपिडेमिक पर। एपिडेमिक का क्या मतलब होता है? सर सेम ही है, जो एंडेमिक है वही चीज़ अगर काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाए, एकदम अचानक से क्विकली ये बढ़ना स्टार्ट हो जाए, सेम चीज़। क्या सर? ये जो बीमारी है, सपोज़ कीजिए कि एक ऐसी बीमारी है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा जो नॉर्थ नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है, यूपी, बिहार या दिल्ली, इसमें जब भी गर्मियाँ आती हैं अक्सर बहुत ज़्यादा मच्छर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मलेरिया वगैरह आता है, खांसी ज़ुकाम होती है। ये सेम खांसी ज़ुकाम जो है, कोल्ड एंड फीवर, बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करने लगे या पूरे देश को अफेक्ट करने लगे, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ को अफेक्ट करने लगे, तो इसको सेम चीज़ को हम नाम दे देते हैं एपिडेमिक का। ठीक है, यानी कि ये हमेशा फाउंड की जाने वाली बीमारी है, जो कि सपोज कह सकते हैं हम छोटे से एरिया में पाई जाती है। मान लीजिए यहाँ पर ये पाई जाती है, ये सेम चीज़ जब बहुत तेज़ी से बढ़ जाए तो उसको हम एपिडेमिक का नेम दे देते हैं। हम कह सकते हैं यहाँ पर अ डिसीज़, यानी कि ये सेम बीमारी है लेकिन अचानक से बढ़ गई है, डैट स्प्रीड्स, जो फैलती है, अ डिसीज़ डैट स्प्रीड्स क्विकली। ठीक है, बहुत तेज़ी से ये फैल जाए तो इसको हम नेम दे देते हैं फिर किस चीज़ का, एपिडेमिक का। सर पेंडेमिक क्या हुआ? पेंडेमिक कुछ भी नहीं है, सेम जो ये चीज़ है ना एपिडेमिक, जब एपिडेमिक आपकी इंटरनेशनल लेवल पर हो जाए, यानी कि पासपोर्ट लेकर जब ये और देश में भी, कंट्री में फैल जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं पेंडेमिक, जिसको हिंदी में कहा जाता है महामारी। ठीक है, हिंदी में हम लोग कहते हैं, जैसे कोरोना वायरस था। अब कोरोना वायरस क्या था? सर कोरोना कोरोना वायरस एक वुहान शहर से निकला था, छोटा सा शहर था, तो तब तक तो वो एंडेमिक था। अचानक से पूरे चाइना में वो फैलने लगा, अचानक से, आपने देखा था ना 2019 में जो कोरोना वायरस आया था, अचानक से पूरी सिटी से पूरे चाइना में फैल गया था। तो उसको फिर हमने घोषित किया एपिडेमिक, चाइना ने घोषित किया था उसको, ये एक एपिडेमिक बीमारी बन चुकी है। सेम चीज़ जब अदर अदर कंट्रीज़ में आ गई, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएसए, जितने भी हैं सब जगह, जब ये पूरे वर्ल्ड वाइड हो गई, ये फैल गई बीमारी, इसको हमने पेंडेमिक कहा था। सो ओवरऑल आपको एंडेमिक रखना है, छोटे से एरिया में होती है, यही सेम चीज़ जब काफ़ी बड़े एरिया में फैल जाए अचानक से, तो उसको हम लोग एपिडेमिक कह देते हैं, और जब इंटरनेशनल लेवल पर हो जाए तो वो पेंडेमिक। बात एक ही है तीनों में। तो ये चीज़ थी। आइए हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे हमसे पूछा था एंडेमिक का एंटोनिम बताना है। अब देखिए जनाब, एंडेमिक हमने अभी क्या बोला कि सर ये एक बीमारी है, एक डिसीज़ है, यहाँ से डेफिनेशन लिख लेना आप लोग यहाँ से। ठीक है, एक डिसीज़ जो फाउंड की जाती है एक छोटे से एरिया में, ये है। यहाँ पर मान लीजिए ये एंडेमिक है, एक छोटे से एरिया में ये चीज़ पाई जाती है। इसका हमें उल्टा बताना है।
तो सर उल्टा क्या हो जाएगा, अभी तो हमने कहा था यहाँ पर छोटे से एरिया में पाई जा रही है, और एपिडेमिक में क्या होता था सर, यहाँ पर अचानक से ये फैल गई बहुत बड़े एरिया में, ठीक है, काफ़ी बड़े एरिया को इसने कवर कर लिया, तो ये हो जाएगा एपिडेमिक। सो ये एक दूसरे के क्या हैं सर, ये एंटोनिम्स हैं, ठीक है। भाई यहाँ पर आप छोटे से एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अचानक से बढ़ गया तो उल्टा हो गया ना, यहाँ छोटा है यहाँ बड़ा है, इसीलिए ये एक दूसरे के हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स। तो ये हो जाएंगे एंटोनिम्स एक दूसरे के। यही हमसे क्वेश्चन में किया था कि एंडेमिक में क्या होता है, छोटे से एरिया में होती है, एपिडेमिक में अचानक से बहुत बड़े एरिया में ये बीमारी फैल जाती है, इसीलिए जो आंसर होना चाहिए इट शुड बी ए ऑप्शन, एपिडेमिक। हेटफुल, हेटफुल क्या है, हेटफुल तो आप जानते हैं मतलब फुल ऑफ हेट, कोई भी चीज़ जो रिलेटेड टू हेट है तो इसको वी कैन से फुल ऑफ हेट, ये हो जाएगा आपका फुल ऑफ हेट, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, इट वुड बी फुल ऑफ हेट, फुल ऑफ हेट। असोल्टिंग क्या होता है, असोल्ट मैंने कहा था, कहा क्या था मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, असोल्ट जो है वो एक वर्ब होती है आपकी, यहाँ से आप देखेंगे तो ये है असोल्ट, असोल्ट से ही मिलकर असोल्टिंग बना है। अब असोल्ट का मतलब क्या होता है, असोल्ट यहाँ पे हम लोग करते हैं SAULT, असोल्ट का मतलब होता है अटैक करना, ठीक है, हमला करना, किसी पर अटैक करना। और जब हम असोल्टिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ आपकी एज एन एजेक्टिव कन्वर्ट हो जाएगी अटैकिंग, बात वही है, देखिए यहाँ पे एज ए वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे एज एन एजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर असोल्ट का मतलब हो जाएगा अटैकिंग, ठीक है। लिथार्जिक, लिथार्जिक क्या है सर, लिथार्जिक आप कहिए, इसके ही हम लोग सिनोनिम्स करते हैं स्लगिश, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर, स्लगिश, लिथार्जिक, स्लगिश और लेसिट्यूड, ये भी 2024 में पूछा था, लेसिट्यूड, ठीक है। इन तीनों का ऑलमोस्ट सेम मतलब होता है, इनका क्या मतलब होता है, लैक ऑफ एनर्जी, जब आप मेंटली थक जाते हैं, थकान को हम बोलते हैं लेजीनेस को, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी, और हम कह सकते हैं फिजिकल और मेंटल, फिजिकल और मेंटल थकावट, फिजिकल और मेंटल थकावट, थकावट, ठीक है। या कोई पर्सन, अ पर्सन हु इज़ लेजी इज ऑल्सो कॉल्ड लेथार्जिक या स्लगिश या लेसिट्यूड, ये मतलब हुआ, ठीक है जनाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो असोल्ट, यहाँ हमने देखा सेम चीज़ जो आपके 2025 में पूछी थी असोल्टिंग, यहाँ पे आपके 2013 की बात है, 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था, आपको टिक दी करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग बतानी थी, तो ये असोल्ट ये भी गलत है, ये भी गलत है, एंड ये भी गलत है, ये सही हो जाएगी, और इसका मतलब हमने क्या बताया, असोल्ट का मतलब होता है हमला करना, ठीक है, अटैक करना, असोल्ट का मतलब होता है अटैक करना या फिर हमला करना, हमला करना, ये होता है असोल्ट का मतलब। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऑप्टिमिज्म, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी, ऑप्टिमिज्म का उल्टा होता है पेसिमिज्म, ठीक है। जो इंसान हमेशा क्या करता है, ऑप्टिमिज्म का क्या मतलब हुआ, जो इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, आप क्या करना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, वही चीज़ हो जाएगी ऑप्टिमिज्म यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेना चाहिए मुझे लगता है, यस। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टिमिज्म क्या होता है, ऑप्टिमिज्म इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। ऑप्टिमिज्म क्या है सर, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव एटीट्यूड, एटीट्यूड। सर इसका उल्टा होता है पैसिमिज्म, नेगेटिव एटीट्यूड, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड नेगेटिव एटीट्यूड, एंटोनिम बताना था ना उल्टा हमें, तो यही आंसर है हमारा, यानी कि पैसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का उल्टा होता है पैसिमिज्म, नेगेटिव एटीट्यूड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक। ड्रेड क्या है, ड्रेड मतलब होता है फियर और एंजाइटी, ड्रेड मीन्स फियर, डर या फिर एंजाइटी, ड्रेड मतलब फियर और एंजाइटी, एंजाइटी, ठीक, ये मतलब हुआ फियर और एंजाइटी। उसी के साथ साथ हम बात करें अबेंडन, अबेंडन आप पीवाईक्यू देखना, मैंने बहुत अच्छे से कराया है, अबेंडन के बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, रेप्यूडिएट, रिनाउंस, रिलिंक्विश, अबेंडन, एब्जोर, एब्डिकेट, सो इस इट मीन्स टू लीव समबडी और समथिंग, अबेंडन का मतलब होता है टू लीव, टू लीव समथिंग, किसी चीज़ को त्याग देना, समथिंग और समबडी, किसी इंसान को या किसी चीज़ को, इसके बहुत सारे सिनोनिम्स मैंने पीवाईक्यू में कराए, आप लोग देख लेना। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो जानते हैं, हमने पीछे भी देखा था, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ऑनेस्ट एंड सिंपल। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या है,
आइए 11 पर देखते हैं हम लोग क्या पूछा है हमसे। यहाँ पे बात की जा रही है, एक सेकेंड। विच इज़ नॉट एन एंटोनिम, यहाँ हमसे पूछा विच इज़ नॉट एन एंटोनिम। सर अगर हमसे कह रहा है कोई पर्सन की कौन सा एंटोनिम नहीं है, डेट मीन्स ये किस चीज़ की बात कर रहा है, सिनोनिम की। तो पहले हम लोग लिख लेंगे कि हमसे पूछा है सिनोनिम। ठीक है, हमें बताना है सिनोनिम। यहाँ पे नादिर का सिनोनिम बताना है। नादिर का मतलब क्या होता है? नादिर मीन्स किसी भी चीज़ का लोअर पॉइंट। ठीक है, लोअर पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट या फिर लोअर पॉइंट। सर इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आंसर क्या है? आंसर आएगा हमारे पास में डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है भाई, अगर किसी चीज़ के हम लोअर पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लोअर पॉइंट की, तो जाहिर सी बात है डेप्थ की बात कर रहे हैं ना। सो डेप्थ इज़ द करेक्ट आंसर। सर ये पीक और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें भी हम लोग देखते हैं। जो रिमेनिंग ऑप्शन है तीनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। चाहे आप जैनिथ की बात करें, ये जोग्राफी की टर्म्स हैं, जैनिथ या फिर पिनैकल। पिनैकल, ठीक है, एक पिनैकल की बुक भी होती है। जैनिथ या पिनैकल, इनका मतलब होता है किसी भी चीज़ की पीक की बात कर रहे हैं आप, पीक। ठीक है, पीक और हायर पॉइंट। हायर पॉइंट कहिए या फिर हम कह सकते हैं इसको हाईएस्ट पॉइंट, HIGEST, हाईएस्ट पॉइंट। ये हो जाएगा हायर पॉइंट या फिर हाईएस्ट पॉइंट। जैनिथ, पिनैकल, हायर पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट, ये तीनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ये और ये सब आपस में ये सिनोनिम्स हैं, और ये एंटोनिम हो जाएगा इसका। और ये और नादिर और डेप्थ एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक है, आप चाहे नादिर कहिए या फिर नादिर का मतलब ही डेप्थ होता है, नादिर मतलब डेप्थ या लोएस्ट पॉइंट, डेप्थ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 इज एंटोनिम ऑफ ज्यूडिशियस। हाँ, ज्यूडिशियस का हमें एंटोनिम बताना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ज्यूडिशियस जो है वो ज्यूडिशरी से रिलेट मत करना इसको। ज्यूडिशियस का मतलब क्या होता है, जब आप यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, आपके डिसीजंस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। सो यूजिंग एज एन एजेक्टिव यूज़ करते हैं, यूजिंग गुड जजमेंट। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल या आपकी जजमेंट लेवल क्या है, उसको हम बोलते हैं यूजिंग गुड जजमेंट, जुडिशियस। ठीक है, सोच समझकर लिया गया फैसला, मेकिंग, आप ये भी कह सकते हैं मेकिंग वाइज, वाइज यानी कि समझदार, और सेंसिबल, जिसमें कोई सेंस हो, सेंसिबल डिसीजन इज कॉल्ड जुडिशियस। ठीक है, जिसकी कोई सेंस हो, सोच समझकर लिया गया फैसला इज कॉल्ड जुडिशियस। सर डिज़ायरेबल, डिज़ायरेबल का क्या मतलब होता है? डिज़ायरेबल जिस चीज़ की डिज़ायर हो, पेनफुल जो पेन दे। रूड का मतलब आप जानते ही हैं, रूड यानी कि रूड को क्या ही बताऊँ मैं हिंदी रूड की। इसका जो आंसर है डैट वुड बी रैश। रैश अक्सर आपने सुना होगा, रैश ड्राइविंग, जो बिना सोचे समझे ड्राइव करता है या पी कर ड्राइव कर रहे हैं। सो रैश ड्राइविंग अक्सर आपने सुना होगा। डूइंग समथिंग क्विकली एंड विदाउट थिंकिंग इज कॉल्ड रैश। इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। रैश का क्या मतलब होता है? रैश मीन्स डूइंग समथिंग। रैश का मतलब होता है डूइंग समथिंग, किसी काम को करना, डूइंग समथिंग क्विकली, बहुत तेज़ी से करना, एंड विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे करना। विदाउट थिंकिंग इज कॉल्ड रैश। ठीक है, रैश ड्राइविंग अक्सर आपने सुना होगा। या इसको हम लोग कहते हैं हेस्टी डिसीजन। हेस्टी का मतलब होता है वेरी क्विकली डिसीजन। ठीक है, बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया। जुडिशियस में हम क्या बात कर रहे थे, सोच समझ कर लिया गया फैसला। यहाँ पर बिना सोचे समझे या बहुत तेज़ी का फैसला इज कॉल्ड रैश। रैश ड्राइविंग भी करते हैं अक्सर हम लोग। सो एक कहावत है, कहा जाता है कि डोंट मेक डोंट मेक अ रैश, यानी कि तेज़ी में आप क्या मत लो, डिसीजन मत लो। डोंट मेक अ रैश डिसीजन जब आप गुस्से में हो, व्हेन यू आर एंग्री। जब आप गुस्से में हो तो उस वक्त हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए, व्हेन यू आर एंग्री, एंग्री। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज एंटोनिम ऑफ अबेट। अबेट भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। अबेट क्या होती है? अबेट इज़ अ वर्ब। अबेट से ही मिलकर अबेटा होता है। ठीक है, अबेटा वगैरह होता है, आगे देखेंगे हम लोग, कोई मसला नहीं है इसका। पहले अबेट, व्हाट डज इट मीन? अबेट मीन्स हेल्प समवन, किसी इंसान की मदद करना। इज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं हम, तो हेल्प समवन टू डू समथिंग इलीगल, कुछ गलत करने में किसी इंसान की मदद करना। कोई इलीगल, कोई चोरी करने के लिए जा रहा, आप उसकी मदद कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं अबेट।
हेल्प समथिंग टू डू समथिंग, सॉरी हेल्प समवन होगा यहाँ पर, टू डू समथिंग इलीगल, टू डू समथिंग इलीगल, ठीक है, किसी इलीगल काम में किसी की मदद कर रहे हैं, इज कॉल्ड अबेट। तो ये समवन हम लिख देते हैं, किसी इंसान की मदद करना, समवन, हेल्प समवन टू डू समथिंग इलीगल, किसी गलत काम में किसी इंसान की मदद करना, इज कॉल्ड अबेट। हमें बताना क्या था, एंटोनिम बताना था उल्टा इसका। तो यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ काम करने की, किसी की हेल्प की बात कर रहे हैं, प्रिवेंट होगा इसका आंसर। प्रिवेंट क्यों, प्रिवेंट में आप रोक रहे होते हैं, पीछे भी मैंने आपको बताया था, आप लोगों को याद है, हमने कहा था प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। देखिए यहाँ पे मैंने कहा था, जो भी चीज़ आप लोगों को पढ़ाई जाती है, कहीं से भी आप पढ़ते हैं, जो भी आपके टीचर्स हैं उनकी बातों पर ध्यान दिया कीजिए। डिस्करेज और प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब रोकना, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेल्प की बात कर रहे हैं किसी पर्सन की, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं सर, यहाँ पे आप मदद कर रहे हैं, यहाँ पर आप रोक रहे हैं। कोई पर्सन इलीगल कर रहा है उसको आप रोक रहे हैं, मतलब जनरली रोक रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं प्रिवेंट। रिस्क, रिस्क तो मुझे लगता है इसको समझाने की ज़रूरत है नहीं, रिस्क को क्या समझाएं, कोई भी रिस्क की हिंदी क्या होती है, समझ नहीं आ रहा हिंदी हमें। सोलेस, ये काफ़ी प्यारा है, सोलेस मीन्स होता है कंफर्ट, सोलेस मीन्स कंफर्ट, ठीक है। या गिव इमोशनल सपोर्ट, किसी पर्सन को क्या करना, इमोशनल सपोर्ट देना, गिव इमोशनल, इमोशनल सपोर्ट। आपका दोस्त फेल हो गया आपके एग्जाम, अपने एग्जाम में, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं। पैसिफाई, पैसिफाई का ही एक सिनोनिम होता है प्लेसेट, प्लेसेट, ठीक है, पैसिफाई कहिए या फिर प्लेसेट कहिए, इनका मतलब क्या है, काम समवन डाउन, किसी इंसान को शांत करना, कोई गुस्से में है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं उसको, काम समवन डाउन, ठीक है, काम डाउन करना, समवन डाउन, तो किसी इंसान को क्या करना, शांत करना, यानी कि किसी के गुस्से को शांत करना या किसी इंसान को शांत करना। अच्छा, हमने बात कही थी कि अबेटर, देखिए अबेटर जो है, अबेट एक वर्ब होती है, यहाँ से हम लोग देखते हैं अबेट क्या है सर, अबेट इज़ अ वर्ब। हमने देखा कि हेल्प की हम बात कर रहे हैं, यहीं से मिलकर बना होता है अबेटर, जो कि जामिया में कई बार पूछा है, एएमयू में भी कई बार पूछा है, अबेटर, अबेटर कहिए, या इसकी ही एक और स्पेलिंग भी होती है, इसको हम लोग कहते हैं अबेटर, ये होती है स्पेलिंग, या फिर आप इसको अकम्प्लाइज कहिए, अकम्प्लाइज, ठीक है। इन दोनों का मतलब क्या है, हेल्पर इन क्राइम, ये उस पर्सन की हम बात कर रहे हैं जो वो पर्सन है, हेल्पर इन क्राइम, हेल्पर इन क्राइम इज कॉल्ड अबेटर, या फिर एसेसरी, या फिर आप इसको पार्टनर इन क्राइम भी कह सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा है, पार्टनर इन क्राइम, पीवाईक्यू में देख लेना, पूछा है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड तो जानते होंगे किस चीज़ को बोलते हैं, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट को, ठीक है। जब भी हम कहाँ पे बात कर रहे होते हैं, मतलब फ्लाइट्स वगैरह की हम बात करते हैं, जब आप मेज़र करते हैं तो उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं, ना कि हाइट, ठीक है। सो ये हो जाएगा, एविएशन इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। बिहेवियर, बिहेवियर पोजीशन, इसका इन दोनों का इररेलेवेंट वर्ड्स हैं दोनों ही यहाँ पे, आप बिहेवियर कहिए या फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पोजीशन। एम्बिशन हम लोग देख लेते हैं, एम्बिशन का क्या मतलब होता है सर, व्हाट डज इट मीन, एम्बिशन का क्या मतलब हुआ यहाँ पे, एम्बिशन मीन्स, यहाँ पे लिखते हैं एक सेकेंड, एम्बिशन का क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव समथिंग, टू अचीव समथिंग। जैसे अभी आप लोगों की एम्बिशन क्या है, जस्ट टू गेट द मेन कैंपस, ठीक है। और इसको ही और शब्दों में हम कहें तो एम्बिशन मतलब आपका एम क्या है, ठीक है, आपका ड्रीम क्या है, आपका एम क्या है, आपका ड्रीम क्या है, इज कॉल्ड एम्बिशन। एम्बिशन से ही मिलकर बना होता है एम्बिशियस, आप कितना एम्बिशियस हैं, सो ये एज एन एडजेक्टिव हम लोग यूज़ करते हैं एम्बिशियस, ठीक है, TIOUS, ये हो जाएगा एज एन एम्बिशियस। एम्बिशियस कौन है, एक इंसान की हम बात कर रहे हैं जो वो पर्सन है, यानी कि हाउ मच यू आर एम्बिशियस टू योर गोल। समवन, एम्बिशियस इज अ समवन जो किसी चीज़ को चाहता है, हु स्ट्रांगली वांट्स समथिंग, हु स्ट्रांगली वांट्स सक्सेस, ठीक है, कितने एम्बिशियस हैं आप अपनी सक्सेस को लेकर। आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन। एंड अगर मैं बात करूं तो इसके साथ साथ हम बात करें, सो 2025 में आपके 15 क्वेश्चन आए थे सिनोनिम एंड एंटोनिम से। अगर आपको जानना है तो आप लोग देख सकते हैं, सिनोनिम एंड एंटोनिम से 15 क्वेश्चन आए थे आपके AMU में,
ठीक है, कितने क्वेश्चंस में से सर? हमारे 40 क्वेश्चंस में से। चलिए सो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमें बताना है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट तो सभी जानते होंगे, बट हमें देखिए वही चीज़ हो जो हम यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं कि डायरेक्शन पढ़नी है पहले। डायरेक्शन क्या है? विच इज़ नॉट अ सिनोनिम। अगर सिनोनिम नहीं है तो क्या पूछ रहे हैं हमसे? सर ये एंटोनिम पूछ रहे हैं। ठीक है, बात वही है, बस इसको पूछने का लहजा अलग है। एंटोनिम की हमसे बात की जा रही है, डिफ़िकल्ट का एंटोनिम बताना है। अब एंटोनिम कैसे बताएंगे? डिफ़िकल्ट का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, क्या मतलब होता है इसका? हार्ड, हार्ड टू डू और अंडरस्टैंड समथिंग, यानी कि कोई चीज़ जो क्या है? हार्ड है, डिफ़िकल्ट है। ठीक है, डिफ़िकल्ट को हम लोग हार्ड ही कहते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है कोई चीज़, तो ये चीज़ हो जाएगी हमारे पास में डिफ़िकल्ट। सर इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर पहले हम लोग सबके 1 बाई 1 करके ऑप्शंस लिख देते हैं, आप लोग खुद समझ जाएंगे। व्हाट इज़ टैक्सिंग? टैक्सिंग मीन्स हो जाएगा आपका मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन। मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब आपके ऊपर दबाव है। ठीक है, स्ट्रेन यानी कि आप जो है वो थकाने वाली कोई चीज़, मानसिक दबाव या फिर फिजिकल थकाने वाला, थकाने वाला ये चीज़ हुई। अब आप खुद समझना इसको, ठीक है? बताने को आंसर मैं भी बता सकता हूँ, बट 1 बाई 1 करके हम ऑप्शंस के थ्रू देते हैं। फसाइल क्या होता है? सर फसाइल का मतलब होता है कोई चीज़ जो एफर्टलेसली हो जाए, बहुत ही ईजी है। समथिंग दैट इज़ टू ईजी, यानी कि उसमें एफर्ट्स ही नहीं करना पड़ा आपको, एफर्टलेस है कोई चीज़, बहुत ज़्यादा ईजी है, इज कॉल्ड फसाइल। समझ पा रहे हैं? यानी कि कोई भी, द आंसर वॉज क्लेवर बट फसाइल, आंसर थोड़ा सा चालाकी वाला था लेकिन बहुत ईजी था। नेक्स्ट वर्ड इज़ डिमांडिंग। हमें देखना है डिमांडिंग। डिमांडिंग का क्या मतलब होता है? डिमांडिंग मतलब डिमांड से मिलकर बना है कोई चीज़ जो काफ़ी चैलेंजिंग है, एंड रिक्वायरिंग, रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और अटेंशन और स्किल, और चैलेंजिंग है समथिंग। ऑनरस का क्या मतलब हो जाएगा? सर ऑनरस मीन समथिंग दैट इज़ वेरी हैवी, वेरी हैवी। ठीक है, समथिंग दैट इज़ वेरी हैवी, और आप इसको बर्डनसम भी कह सकते हैं, बर्डनसम, बर्डन, बर्डनसम, समथिंग दैट इज़ वेरी हैवी और बर्डनसम। ठीक है, ऑपरेसिव है, काफ़ी बोझ वाली है। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देखना है कि आंसर क्या होना चाहिए। सो हमसे एंटोनिम पूछा था डिफ़िकल्ट का, यानी कि डिफ़िकल्ट का, हार्ड का हमें यहाँ पे एंटोनिम। टैक्सिंग मेंटल और फिजिकल स्ट्रेन, बहुत ईजी, रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, वेरी हैवी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, समझ गए होंगे मुझे लगता है। सो आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शंस? देखिए यहाँ पे हम डिफ़िकल्ट की बात कर रहे थे, उसका एंटोनिम बताना, तो यहाँ पर हम इजी की बात करेंगे, टू इजी, फसाइल। ठीक है, फसाइल इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि टैक्सिंग में भी बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकल स्ट्रेन की, थकाने वाली की बात करते हैं। डिमांडिंग में भी रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ऑनरस वेरी इजी, वेरी हैवी और बर्डनसम, कोई चीज़ बोझ वाली है। सो इसी के साथ हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं, एंड बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ एक बार मैं आप लोगों को रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि जो मॉक टेस्ट है वो आप लोगों के 1 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, दोनों मोड हैं आपके पास में। एक बार फर्स्ट वाला जो हम करेंगे वो 1 फेब को है। अगर आपकी प्रिपरेशन हुई है तो भी अच्छी बात है, नहीं हुई है तब भी कोई मसला नहीं है, एक बार आप देखिए, ताकि आप लोग जो आपकी वीकनेसेस हैं उस पर फोकस कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।